नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 16 जनवरी 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे ओयो की जो नई पॉलिसी आई है ना, मेरठ में, अभी मेरठ में इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, बाकी शहरों में भी इंप्लीमेंट करेंगे। अनमैरिड कपल अगर होटल में जाता है ना रूम लेने के लिए, तो पहले उनसे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप मांगा जाएगा, तभी उनको रूम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब बैचलर्स को रूम नहीं मिलेगा, लड़का लड़की अगर जाते हैं तो, ऐसा ओयो ने बोला है। तो यहां पे ना एक द्वंद्व है, एक तरफ सोशल नॉर्म्स, क्योंकि समाज के प्रेशर में आके ओयो ने यह फैसला लिया है, और दूसरी तरफ लॉ, दोनों के बीच में टकराव है। हम जानेंगे कानून क्या कहता है इस बारे में, कैसे ये इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन है। दूसरा यहां पे दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है ना, लद्दाख रीजन में इन्होंने 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए, 2 नए काउंटीज बना दिए, और ब्रह्मपुत्र रिवर पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम, वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये देखो एक रेड फ्लैग है, इंडिया की सोवरेनिटी, इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए चैलेंज है। तो साउथ एशियन कंट्रीज को, इंडिया को एकजुट करना चाहिए चाइनीज एग्रेशन के अगेंस्ट, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में विभिन्न देश एकजुट हैं। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से संबंधित, कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी आनी चाहिए। सिर्फ रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट होना ये सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन हम डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले हेलो इफेक्ट वर्सेस होर्न इफेक्ट एग्जाम्पल से समझाता हूं। क्या आपने कई बार ऐसा देखा है, क्लास में अगर कोई वेल बिहेव्ड बच्चा है जो आगे बैठा है, फ्रंट बेंचर है, तो टीचर मान लेता है कि ये जो बच्चा है एकेडमिकली स्ट्रोंग है, पढ़ने में भी अच्छा है, ऐसा टीचर को लगता है। तो ये क्या है? ये हेलो इफेक्ट है। हेलो इफेक्ट का मतलब ये होता है जब किसी पर्सन की कोई एक सिंगल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, उसकी वजह से उस पर्सन की ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज कर लिया जाता है। हेलो इफेक्ट का फायदा उठाते हैं ब्रांड्स। विराट कोहली है, धोनी है, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, लेकिन इनसे एडवर्टाइजमेंट्स करवाई जाती हैं ताकि जनता को यह लगे क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो बात भी अच्छा करेंगे, और जो ब्रांड सजेस्ट कर रहे हैं वो अच्छे ही होंगे। जबकि देखो सेलिब्रिटीज वो ब्रांड यूज भी नहीं करती हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करती हैं, पैसा ले लेती हैं, लेकिन जनता हेलो इफेक्ट में आके वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है सेलिब्रिटीज के द्वारा। ये क्या है? हेलो इफेक्ट। विराट कोहली खेलता अच्छा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं वो जो प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेगा वो भी अच्छे ही करेगा, समझे? लेकिन जनता को ये बात समझ में नहीं आती। तो हेलो इफेक्ट का उल्टा है होर्न इफेक्ट। होर्न इफेक्ट जैसे देखो कोई एम्प्लॉई है, मीटिंग में लेट आया, तो एक इंप्रेशन जम जाता है कि वो जो एम्प्लॉई है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, लेजी है, कमिटेड नहीं है। जबकि हो सकता है कि वो वैसे मीटिंग में लेट आया लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, बहुत ज्यादा कंपनी के प्रति कमिटेड हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। उसी प्रकार से देखो टीचर देखता है कोई अगर बैक बेंचर है, क्लास को डिसरप्ट कर रहा है, तो वो पर्सन एकेडमिकली वीक होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये होर्न इफेक्ट है कि जब एक नेगेटिव ट्रेट पर्सनैलिटी का उसके बेस पे पूरी पर्सनैलिटी जज कर ली जाती है कि ये एकेडमिकली भी बेकार होगा, दूसरी फील्ड्स में भी बेकार होगा, ऐसा जज कर लिया जाता है। तो ये होता है होर्न इफेक्ट। तो जब भी देखो आप किसी इंडिविजुअल को जज करो ना, आप ये जरूर देखो किस क्वालिटी पे उसे जज किया जा रहा है, एकेडमिकली जज किया जा रहा है या फिर किसी दूसरी फील्ड के एक्सपर्टीज के आधार पे जज किया जा रहा है। तो ये देखना जरूरी है। एक पर्सनैलिटी का एक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेस पे पूरी पर्सनैलिटी जज नहीं की जा सकती। अगर कोई एक फील्ड में एक्सपर्ट है तो ये नहीं हो सकता कि वो सभी फील्ड्स में एक्सपर्ट है, और कोई एक फील्ड में कमजोर है तो ये नहीं हो सकता वो सभी फील्ड में कमजोर है। समझ गए? हेलो वर्सेस होर्न इफेक्ट। आप बताइए रिसेंट में आपने कौन सा एग्जाम्पल देखा है हेलो इफेक्ट या फिर होर्न इफेक्ट का? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ओयो की नई पॉलिसी के बारे में है, जिसके अनुसार वो मेरठ में अनमैरिड कपल्स को रूम नहीं देंगे। तो यहां पे ना 2 चीजों के बीच में आपस में टकराव है, एक तरफ सोशल नॉर्म्स और दूसरी तरफ लॉ। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पायल कपाड़िया की ना एक फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज राइट। इस मूवी में ना दिखाया गया है एक कपल
अनु और सियाज दोनों की कहानी है। कहानी देखो इस कपल की है, अनु और सियाज की, लेकिन देखो ये कहानी उन लाखों कपल्स को रिप्रेजेंट करती है जो प्राइवेसी की तलाश में हैं। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे उनको ना प्री मैरिटल रिलेशनशिप में रूम ढूंढने में दिक्कत आती है, प्राइवेसी की दिक्कत आती है। पिछले हफ्ते ना ओयो कंपनी ने एक नई पॉलिसी लागू की। अभी ये पॉलिसी मेरठ में ओयो के जो पार्टनर होटल्स हैं ना वहां पे लागू की गई है और धीरे धीरे ओयो का कहना है दूसरे शहरों में भी ये जो नई पॉलिसी है इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत अगर देखो आप अनमैरिड हैं तो आपको ना होटल में रुकने के लिए कोई वैलिड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दिखाना होगा। मतलब देखो एक लड़का और एक लड़की दोनों मान लीजिए बालिग हैं, मेजर हैं, माइनर नहीं हैं। अगर वो एक रूम में एक साथ रुकते हैं तो पहले उन्हें प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दिखाना होगा, तभी उनको रूम दिया जाएगा, अदरवाइज उनको रूम नहीं दिया जाएगा। ओयो का ये कहना है हमने ना लोकल सेंसिबिलिटी मतलब स्थानीय जो भावनाएं हैं और जो सोशल प्रेशर है उनको ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को लागू किया है। जैसे देखो जहां पे पार्टनर होटल्स चलते हैं ना तो आसपास मोहल्ले वालों का काफ़ी विरोध होता है। उनका कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बिगड़ते हैं जब वो ये सब देखते हैं, एक लड़का लड़की ओयो होटल में क्या करने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स का ये कहना है कि ओयो होटल्स में अनमैरिड कपल्स को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए और उन्हीं के दबाव में चलते ओयो ने यह फैसला लिया है। क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे देश में किसकी चलेगी, समाज की चलेगी या फिर कानून की चलेगी? इससे संबंधित यह पूरा इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो साफ तौर पे यह क्लैरिफाई किया है हर किसी इंडिविजुअल को यह अधिकार है कि वो शादी से पहले रिलेशनशिप में आ सकता है। इवन सफीन जहां वर्सेस अशोकन के एम 2020 का यह केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था संविधान का जो आर्टिकल 21 है ना, आर्टिकल 21 में यह भी अधिकार आता है कि कोई भी पर्सन अपनी पसंद का पार्टनर चूज कर सकता है और वो पार्टनर चाहे शादी में हो या फिर शादी में ना हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसे क्लैरिफाई किया है अगर लड़का लड़की बालिग हैं और वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं शादी के बिना भी तो इस पर कोई रोक नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल का अधिकार है। उसी प्रकार से नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया था सभी इंडिविजुअल्स को पूरा अधिकार है वो अपने साथी के साथ में फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मतलब हर प्रकार की कंपेनियनशिप बना सकते हैं, ऐसा इंडिविजुअल को राइट है। इवन सुप्रीम कोर्ट के दूसरे भी डिसीजंस हैं जो देखो ये बोलते हैं हर एक इंडिविजुअल को ना राइट टू प्राइवेसी का, राइट टू डिग्निटी, इन सब का अधिकार है। लेकिन देखो जब दो इंडिविजुअल्स जो मेजर हैं वो होटल में जाएंगे और उनसे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप मांगा जाएगा तो क्या ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है? जाहिर तौर पर है। इसके बाद राइटर बोलते हैं मान लीजिए एक लड़का एक लड़की दोनों कोलीग्स हैं और वो देखो उनको एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है मेरठ में और कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी 9 बजे, लेकिन वो लड़का लड़की पहुंच गए 4 बजे मेरठ शहर में। अब वो रूम लेना चाहते हैं ताकि 2-4 घंटे आराम कर सकें, लेकिन उनको रूम नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अगर देखो ब्रदर सिस्टर हैं, कजन्स हैं, वो भी रूम लेना चाहते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उन्हें भी रूम नहीं मिलेगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये जो फंडामेंटल राइट्स की हमने बात की ना, जैसे खास करके आर्टिकल 21, वैसे तो सामान्यतः फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स्ड होते हैं, बट देखो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो इवन प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट भी इन्फोर्स्ड होते हैं। जैसे आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी से संबंधित। तो ऐसा नहीं ना कि प्राइवेट स्फीयर में अनटचेबिलिटी अलाउड है, नहीं, अनटचेबिलिटी तो कहीं पे भी अलाउड नहीं है। इवन संविधान का जो आर्टिकल 15 सेक्शन 2 है ना, आप इसको देख लीजिए। किसी भी सिटीजन को शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट
इन सब जगहों पे ना जाने से रोका नहीं जा सकता। धर्म के आधार पर, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब आधार पे, ऐसा नहीं कि तुम इस धर्म के हो तो रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, तुम इस रेस के हो तो तुम पीवीआर में मूवी देखने नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। संविधान ने ये प्रोविजन किया साफ साफ। तो ये चीज जो है ये प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट भी है। इवन आर्टिकल 23 देख लीजिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट है, बैन करता है इन चीजों पे। तो ये प्राइवेट सेक्टर पे भी एप्लीकेबल है। तो मतलब वैसे सामान्यतः जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो इवन प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट भी इन्फोर्सेबल हैं। ये बात हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते भी हैं और यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी पूछ सकती है। इवन एक बार डाउट आ गया था तो कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई भी किया कि आर्टिकल 21 जो है ये इन्फोर्सेबल है इवन प्राइवेट पार्टीज के अगेंस्ट भी। बट देखो यहां पे ना एक दिक्कत है, आर्टिकल 15 सेक्शन 2 जो है वो कहता है कि आप ना रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, रिलीजन के आधार पे किसी को सर्विसेज देने से मना नहीं कर सकते। लेकिन ओयो जो कंपनी है वो देखो डिस्क्रिमिनेशन तो कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है मैरिटल स्टेटस के आधार पे, कि जो मैरिटल स्टेटस में जो होंगे उनको तो जाने दिया जाएगा होटल के अंदर, और जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहां पे डिस्क्रिमिनेशन है मैरिटल स्टेटस के आधार पे। बट आर्टिकल 15 सेक्शन 2 में साफ तौर पे ये सारी चीजें तो लिखी हुई हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बट मैरिटल रिलेशनशिप वर्ड यहां पे नहीं लिखा हुआ है, तो एम्बिग्विटी है। लॉ में तो देखो एम्बिग्विटी है, संविधान ने इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया है। तो अब ये कोर्ट पे है, कोर्ट क्या स्टैंड लेता है इस इशू पे। जैसा देखो हमने आर्टिकल में डिस्कस किया, अभी तक जुडिशरी ने ना इंडिविजुअल राइट्स के पक्ष में फैसले दिए हैं। तो ज्यादा संभावना यही है कि अगर यह मामला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल राइट्स के पक्ष में फैसला देगा और ओयो कंपनी के ऑर्डर के अगेंस्ट फैसला देगा कोर्ट। और देखो बात यहां पे ये भी है ना, जैसे यहां पे लड़ाई किन किन चीजों के बीच में है, एक तरफ सोशल नॉर्म्स, दूसरी तरफ लॉ। अगर देखो हम सोशल नॉर्म्स को तवज्जो देंगे, अब सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स कौन डिसाइड करता है। मान लीजिए दो कम्युनिटी हैं एक सोसाइटी में, अब एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन है 80% और दूसरी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है 20%। तो सोशल नॉर्म्स तो देखो मेजोरिटी डिसाइड करेगी ना, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो सोशल नॉर्म्स डिसाइड करेगी, और अगर सोशल नॉर्म्स की चलेगी तो मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी की चलेगी। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो नॉर्म्स हैं, जो कस्टम्स हैं, उनको तो दबा दिया जाएगा मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा। तो यहां पे ये बात भी बोली जाती है राइटर के द्वारा। इसीलिए लॉ ज्यादा बड़ा हो जाता है ना कि सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स देखो कई बार गलत भी होते हैं। क्रिश्चियनिटी में पहले यह माना जाता था कि सन जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन बाद में जब साइंस डेवलप हुई तो देखो ये पता लगा कि अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि सन अर्थ के चारों ओर। लेकिन जब तक साइंस एडवांस नहीं हुई थी उससे पहले जो ये बात बोलता ना कि सन अर्थ के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, तो उसे देखो समाज से बाहर निकाल दिया जाता, उसे जेल में डाल दिया जाता। लेकिन बाद में जब साइंस एडवांस हुई तो सोशल नॉर्म्स बदल गए ना, सोशल नॉर्म्स पुराने वाले गलत साबित हुए थे। तो सोशल नॉर्म्स हमेशा देखो सही नहीं होते हैं। समाज में देखो थोड़ा टॉलरेंस की आवश्यकता है, और इस वजह से ना लॉज जो है वो थोड़े और ज्यादा क्लैरिफाई होने चाहिए। इवन मैरिटल स्टेटस के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इंडिविजुअल राइट्स का प्रोटेक्शन हो। इस संदर्भ में कानूनों को थोड़ा और मजबूत किया जा सकता है। वैसे देखो मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, कानून क्या कहते हैं वो तो हमने जान लिया, आप क्या सोचते हो ओयो का ये जो फैसला है वो सही है या गलत है? आप अपनी ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इंडिया के लिए एक रेड फ्लैग है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले कुछ दिनों में ना इंडिया ने चाइनीज एग्रेशन के दो इंसिडेंट्स फेस किए हैं। एक तो देखो चाइना ने यह अनाउंस किया यारलुंग जांगबो, मतलब इंडिया में जिसे ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है, इस रिवर के ऊपर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम इस्टेब्लिश करेगा। ये पहली चीज। और दूसरी चीज, लद्दाख रीजन के नॉर्थ ईस्ट में चाइना ने दो नई काउंटीज क्रिएट की। काउंटीज मतलब आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए दो नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए।
ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती हैं, काउंटीज। तो इन दोनों डिसीजंस के क्या मायने हैं? पहले आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का फैसला। ये देखो सीधा सीधा इंडिया के लिए खतरा है। इंडिया के लिए खतरा कैसे है? ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर देखो जब डैम बनाया जाएगा, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा, तो क्योंकि चाइना एक अपर रिपेरियन स्टेट है और इंडिया एक लोअर रिपेरियन स्टेट है, चाइना से पानी आता है इंडिया में, और ब्रह्मपुत्र जो है ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, तो ऊपर से नीचे पानी आ रहा है इंडिया में। ऊपर चाइना ने डैम मान लीजिए बना लिया, पानी के बहाव को रोक लिया, तो क्या होगा? गर्मियों में देखो चाइना पानी कम छोड़ेगा जानबूझ के, और ब्रह्मपुत्र रिवर पूरी तरह से रेन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी कि हाँ भाई बारिश होगी तो ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी रहेगा। अदरवाइज पानी को रोक रखा है चाइना ने ऊपर में डैम में स्टोर करने के लिए। और जब मानसून का सीजन आएगा, जब बारिश ज्यादा हो गई, तब चाइना पानी एकदम से रिलीज कर देगा, तो फ्लड्स आ जाएंगी। तो इंडिया के लिए हर प्रकार से खतरा है। जो सिल्ट बह के आता है वो सिल्ट भी नहीं आएगा, तो खेती में भी प्रॉब्लम होगी। ऊपर से देखो ये जो ईस्ट हिमालयाज है ना, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है यहां पे, और अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। बहुत बार यहां पे अर्थक्वेक्स आए हैं। 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक्स आए थे। इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक वो थे भी नहीं, तो भी नेपाल में इतनी ज़्यादा तबाही मची थी, और नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको बहुत नुकसान पहुंचा था 2015 के अर्थक्वेक की वजह से। और 20% नेपाल का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोटेंशियल था वो ख़त्म हो गया था उस समय। 1950 में भी यहाँ पे अर्थक्वेक आए थे। तो कल को अर्थक्वेक आता है तो इस डैम का क्या होगा? और नुकसान तो देखो इंडिया को ही होगा ना। तो ये जो चाइना का प्रपोज डैम है 300 बिलियन किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक साल में जनरेट करेगा। चाइना बोलता है हम 2060 तक नेट जीरो कार्बन स्टेटस अचीव करना चाहते हैं, और उसी के सिलसिले में ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन देखो नेट जीरो कार्बन स्टेटस अचीव करना इन्वायरमेंट को सेक्रीफाइस करके, क्या ये उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इंडिया का प्लान ये है, इंडिया खुद अरुणाचल प्रदेश में 12 डैम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ लोग इसे चाइना के प्रपोज डैम के अगेंस्ट मानते हैं। ये देखो यहां पे $1 बिलियन की सहायता से इंडिया 12 हाइड्रो पावर स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट करने वाला है। इंडिया का ये प्लान है। तो ये तो बात हुई देखो प्रपोज डैम की, जिसके काफी सारे रिपरकशंस हैं। अब बात करते हैं लद्दाख रीजन में चाइना ने जो 2 नए काउंटीज क्रिएट करने की घोषणा की है। इसे आप नाम दे सकते हो कार्टोग्राफिक एग्रेशन। कार्टोग्राफिक एग्रेशन मतलब मैप में वो जो डिस्प्यूटेड रीजन है ना, वो चाइना ने अलग से डिस्ट्रिक्ट्स बना के अपने मैप में दिखा दिए। अब वैसे इससे देखो स्टेटस वगैरह चेंज नहीं होता है, लेकिन देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये फैसला है, सिर्फ वो लोकेशंस मैप में आपके पास में हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन लोकेशंस में अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस जैसे चाइना ना सेटलमेंट भी क्रिएट कर देता है कई बार, तो उन डिस्प्यूटेड रीजन को चाइना ने डिस्ट्रिक्ट बना के अपने मैप में दिखा दिया, और कल को उन जगहों पे, उन रीजन में, उन क्षेत्रों में अगर चाइना अपनी सेटलमेंट भी इस्टेब्लिश कर देता है, गांव वगैरह बसा देता है, तो फिर देखो चाइना का जो दावा है उस डिस्प्यूटेड रीजन पे मजबूत हो जाएगा, और ये इंडिया के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। चाइना ने देखो पास्ट में ऐसे काम बहुत किए हैं। अक्सर हम खबरें सुनते हैं कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम चेंज कर दिए चाइना ने, और हमारे विदेश मंत्री ने जवाब भी दिया था कि नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये चाइना ना सिस्टमेटिक ढंग से कर रहा है। पहले नाम चेंज करता है, फिर वहां पे गांव बसाता है, और धीरे धीरे अपना जो दावा है उन डिस्प्यूटेड रीजन पे और ज्यादा मजबूत करता जाता है। क्योंकि देखो मैप में, चाइना के मैप में वो जगह, फिर चाइना के ही लोग वहां पे रह रहे हैं, तो चाइना बोलेगा अरे देखो ये चाइनीज लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मैप में भी हमारे हैं, ये कहाँ डिस्प्यूटेड है भैया, ये तो हमारा रीजन है, आप खामखा तकलीफ दे रहे हो हमें। तो चाइना का दावा मजबूत हो जाएगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो चाइना के जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं ना, वो नेपाल, भूटान, इन सब देशों के साथ में भी हैं, लेकिन ना साउथ एशिया में ना विभिन्न देश चाइना के एक्सपेंशनिज्म के अगेंस्ट, चाइना के एग्रेशन के अगेंस्ट एकजुट नहीं है।
जबकि आप साउथ ईस्ट एशिया में देखो, जो मेकोंग रिवर है, मेकोंग रिवर चाइना से निकल के साउथ ईस्ट एशिया में जाती है, जैसे लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इन सब देशों में। तो इन देशों ने ना बकायदा एक कमीशन बना रखा है, मेकोंग रिवर कमीशन, ताकि चाइना जो मेकोंग रिवर के ऊपर डैम बनाता है ना, तो चाइनीज एग्रेशन के अगेंस्ट मिल के काम किया जा सके, इसलिए एक मेकोंग रिवर कमीशन है। जबकि देखो, चाइना ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर के ऊपर मान लीजिए डैम बनाता है, तो इससे बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इन सब देशों को नुकसान होगा। बट ये देश एकजुट नहीं है साउथ एशिया में। एकजुट ना होने का रीजन इसलिए भी है, पाकिस्तान तो देखो वैसे भी कभी एकजुट नहीं होगा, लेकिन नेपाल, भूटान मान लीजिए एकजुट इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना और बाकी देशों में ना पावर एसिमेट्री काफी ज्यादा है। तो यहां पे ना इंडिया को लीड लेना होगा। इंडिया, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं जो चाइना की डैम एक्टिविटी से प्रभावित हो रहे हैं, उनको इंडिया एकजुट करे, उनके साथ में कम्युनिकेशन करे कि देखो हमें मिल के इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, वर्ल्ड में इस इशू को हाईलाइट करना चाहिए कि चाइना अपर रिपेरियन स्टेट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चाइना अपने इस स्टेटस का मिसयूज करें और ऐसे काम करें जो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। लेकिन देखो, बात वही है ना, नेपाल, भूटान देश चाइना से डरते हैं और चाइना के अगेंस्ट वो इंडिया का साथ देंगे नहीं। और दूसरा देखो, चाइना अगर डैम बना रहा है तो उससे इंडिया को खतरा है, इंडिया डैम बनाएगा तो इससे बांग्लादेश को भी खतरा है ना। बांग्लादेश लोअर रिपेरियन स्टेट है, इंडिया से पानी जाता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के लिए इंडिया एक अपर रिपेरियन स्टेट है। तो जो काम चाइना कर रहा है वही काम अगर हम करेंगे बिना बांग्लादेश से कंसल्ट किए डैम वगैरह बना के, तो फिर जो हमारा दावा है ना कि चाइना गलत कर रहा है हमारे साथ, वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि फिर हम भी तो गलत कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चाइना का एक्सपेंशनिज्म एक रेड फ्लैग है इंडिया के लिए। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और एक सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मतलब सभी जो एडल्ट्स हैं उनके पास वोट देने का अधिकार है। पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद, या फिर जैसे यूएसए में 4 साल बाद। और जब इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो नई सरकार बनती है। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। लेकिन देखो, ये सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे एक बात ये बोलोगे, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ये सारी चीजें हों किसी डेमोक्रेसी में, रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट हों, सभी एडल्ट्स के पास वोट देने का अधिकार हो, लेकिन फिर भी लोगों के पास डिसीजन लेने की पावर ना हो। मतलब जो हम रियल डेमोक्रेसी की एसेंस की बात करते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वो सब चीजें मौजूद ना हो। रेगुलर इलेक्शंस के होने के बावजूद वो सब चीजें ना हो, सभी एडल्ट्स के पास वोट का अधिकार होने के बावजूद, तो फिर आप कहोगे वहां पे डेमोक्रेसी है या फिर नहीं है? आप आंसर दोगे वहां पर देखो नाम की डेमोक्रेसी है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तो है, लेकिन रियल डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी की एसेंस नहीं है। जो आप ये बोलते हो ना डेमोक्रेसी की एसेंस नहीं है, तो वो है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी एज ए आउटकम भी मौजूद होनी चाहिए, रियल में जो पावर है वो जनता के पास होनी चाहिए। हमारे देश में देखो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, 18 साल से एज जिनकी ज्यादा है उनके पास वोट देने का अधिकार है। लेकिन कई बार कुछ एक्सपर्ट्स आरोप ये लगाते हैं सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी हमारे देश में नहीं है। कुछ ही लोग जो हैं वो डिसीजन लेते हैं और जनता का जो से है देश की गवर्नेंस में वो बहुत कम है, जिसका एक सबसे बड़ा रीजन है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का अभाव। आपने देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग देखी होगी, जैसे बीजेपी की देख लीजिए। कहा यह जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि पहले तो देखो बीजेपी में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता था उसकी बहुत अहमियत होती थी और थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी बीजेपी की फंक्शनिंग में थी। लेकिन आज के समय में ना जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, जैसे अमित शाह जो अभी होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री मोदी, इनके द्वारा बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं और बाकी लीडर्स का जो से है पार्टी की फंक्शनिंग में वो बहुत कम है। मतलब ये बात लिखिएगा नहीं, एग्जाम्पल के लिए है। उसी प्रकार से कांग्रेस का आप एग्जाम्पल देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी चलती है। मतलब साफ है, आप ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग देखोगे, ज्यादातर क्या मोस्टली
उनमें ना इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का अभाव आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो आम आदमी पार्टी देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी देख लीजिए, हर पार्टी में अगर देखो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होती है ना, इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा रिप्रेजेंटेशन। अभी तो देखो जैसे कांग्रेस में है, कांग्रेस में गांधी के द्वारा फैसला लिया जाता है किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है, तो क्लोज ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी, और यही चीज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में है। लेकिन अगर मान लीजिए एक प्रॉपर बोर्ड होता है, जैसे आजादी से पहले कांग्रेस को चलाने के लिए हुआ करता था, और उसके बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी के बेस पे, तो सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इलेक्शन लड़ने की। अभी तो देखो वैसे संविधान ने तो राइट दिया है कि हर एक पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती ना। ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी टिकट देती नहीं, फिर कैसे हर एक पर्सन जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है? अलग से इंडिपेंडेंट लड़ सकता है, ये बात सच है, लेकिन फिर जीतने की संभावना भी तो कम हो जाती है ना। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है लेस फैक्शनलिज्म। अगर देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी में फैक्शनलिज्म भी कम होगा ना। वो पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न ग्रुप्स में कम डिवाइडेड होगी। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है कांग्रेस की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का अभाव है। अगर पता हो कि हाँ भैया इलेक्शंस होंगे और जो इलेक्शंस जीतेगा वही उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा, तो फिर ये सब जो चीजें हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग में डेमोक्रेसी रहेगी तो देखो अपने आप ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। मतलब जनता को भी पता होगा किस बुनियाद पर इस कैंडिडेट को टिकट मिली है और दूसरा जो कैंडिडेट है उसको टिकट नहीं मिली है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। जो पार्टी मेंबर्स हैं वो देखो ज्यादा अकाउंटेबल होंगे जनता के प्रति भी और अपने लीडर्स के प्रति भी, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजिंग पावर। अगर देखो डेमोक्रेसी रहेगी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में विभिन्न लेवल पर जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, जैसे लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर लीडर्स होते हैं, उनके हाथों में पावर आएगी। अब उनके हाथों में जब पावर आएगी तो देखो वो लोगों की जो आवाज है ज्यादा अच्छे ढंग से उठा सकेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको ज्यादा अच्छे ढंग से एड्रेस कर पाएंगे। गांधी जी पॉलिटिकल पार्टी से ना नफरत करते थे, जिसका एक मेजर रीजन ये भी था कि पॉलिटिकल पार्टीज में टेंडेंसी होती है पावर सेंट्रलाइजेशन की। गांधी जी चाहते थे कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, ओशियन की वेव्स की तरह होनी चाहिए। मतलब एक जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन को पावर दे। आप अगर पत्थर मारोगे ना किसी वाटर बॉडी में तो इस प्रकार से वेव्स निकलने लगती हैं। एक वेव जो है वो दूसरे वेव को एनर्जी देती है। गांधी जी इस कंसेप्ट में विश्वास करा करते थे। पॉलिटिकल पार्टीज में तो ऐसा नहीं होता ना, पावर जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो सेंट्रलाइज होती जाएगी। नेक्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब चूंकि देखो पावर जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास केंद्रित होती है, वो पर्सन्स उस पॉलिटिकल पार्टी के वो लीडर्स इलेक्शन जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, बेशक उन्हें ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देना पड़े जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं किसी के प्रति, सारी पावर उन्हीं के पास में है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी होगी ना तो फिर साफ सुथरे कैंडिडेट्स को टिकट मिलेगी। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए और डेमोक्रेसी होती क्यों नहीं है। सबसे पहला रीजन है डायनेस्टी पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, हर जगह पे आपको डायनेस्टी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, यानी एक परिवार का वर्चस्व, एक परिवार की पार्टी। दूसरे नंबर पे सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इस पॉइंट में देखो ये आता है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना 1985 का, ये रोकता है पार्लियामेंट में किसी भी मेंबर को अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देने से। जैसे मान लीजिए बीजेपी ने व्हिप जारी कर दी कि सभी मेंबर्स को यह बोल दिया कि आपको इस बिल के पक्ष में ही वोट देना है, तो फिर अगर कोई पर्सन विपक्ष में वोट दे देना तो फिर उसकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। यही है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इस लॉ की वजह से ना जो मेंबर्स हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो अपनी विल से बोल ही नहीं सकते पार्लियामेंट में, ये दिक्कत है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉ। लैक ऑफ लॉ में ये आता है हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। इसका सेक्शन 29A जो है वो रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है इस सेक्शन के तहत। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो मैंडेटरी करे कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर
डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए। ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं है जो ऑब्लिगेशन लगाए पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि आपको इतने दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने ही हैं। तो जल्दी से उस पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन होंगे रेगुलरली, और जो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं वो आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनैलिटी कल्ट। देखो, चाहे वो गरीब देश हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, इवन डेवलप कंट्रीज हो, लोगों की ना एक आदत होती है हीरो वर्शिपिंग की। जैसे जर्मनी का एग्जांपल लीजिए। जर्मनी में हिटलर की इतनी हीरो वर्शिपिंग हुई, हिटलर को बहुत बड़ा लीडर बना दिया गया, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो मतलब हीरो वर्शिपिंग ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में देखने को मिलती है, और जहां पे पॉलिटिकल लीडर्स की हीरो वर्शिपिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे इंदिरा गांधी की हीरो वर्शिपिंग होना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गई। आज के समय में कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो पर्सनैलिटी कल्ट बन चुका है बीजेपी में, इस वजह से डेमोक्रेसी का अभाव देखने को मिलता है। तो जहां जहां पर आपको पॉलिटिकल लीडर्स का पर्सनैलिटी कल्ट देखने को मिलेगा, वहां पे डेमोक्रेसी का अभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू सबवर्ट इंटरनल इलेक्शंस। देखो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जिसके पास फिलहाल पावर है ना, वो इंटरनल इलेक्शंस नहीं होने देता। वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है। वो चाहता है कि बस पावर मेरे पास ही रहे, इलेक्शन हो गए तो फिर कहीं ऐसा ना हो पावर जो है मेरे हाथ से निकल जाए। इसके बाद रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। देखो, लॉ कमीशन ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी से संबंधित एक पूरा चैप्टर लिखा था। इसमें लॉ कमीशन ने यह बोला था, अगर देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होगी, तो जब वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी, तो फिर वो कैसे डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करेगी। दूसरा पॉइंट, NCRWC यानी नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2001 में आया था। इन्होंने ये कहा था, इस कमीशन ने, कि ये कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग, पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन, इन सबको रेगुलेट करने के लिए। सेकेंड ARC रिपोर्ट में भी बोला गया है, कौन से चैप्टर में, एथिक्स एंड गवर्नेंस वाले चैप्टर में, कि अगर देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी में ओवर सेंट्रलाइजेशन होता है ना, तो इससे करप्शन होता है। इससे पॉलिटिकल लीडर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो ग्राउंड लेवल से हट जाते हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जा सकता है लॉ टू कंपल्सिफाई इलेक्शंस, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनली रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, जैसे USA में होता है, और इसके लिए एक कंपल्सरी लॉ भी होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ को आप अमेंड कर दो। एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं वो बेखौफ होकर अपनी राय जाहिर नहीं कर पाते। मतलब बिल पर वोट देना होता है तो उनको पॉलिटिकल पार्टी की बात ही माननी पड़ती है व्हिप के कारण, अदरवाइज उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार है वो लटकती है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर महिलाओं के लिए और बैकवर्ड कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए, जैसे माइनॉरिटी, कुछ सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। ये देखो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंपलसरी होना चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट्स सबमिट करें विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर, जैसे 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। और वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की डिटेल नहीं सबमिट करती हैं एक निश्चित फॉर्मेट के अंदर, उनको पिनलाइज किया जाए, कुछ समय के लिए इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज्यादा पावर दी जाए कि अगर किसी प्रोविजन का कोई पॉलिटिकल पार्टी उल्लंघन करती है तो फिर उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। देखो, कंक्लूजन में यह कहा जा सकता है किसी भी देश की डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप आजादी से पहले देखिए, कांग्रेस का रोल सिर्फ इलेक्शन लड़के सत्ता हासिल करना नहीं था, यूथ को जागरूक करना, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना, उस समय जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको अपलिफ्ट करना, बहुत अच्छे अच्छे गोल थे कांग्रेस के। लेकिन आज के समय में ना पॉलिटिकल पार्टीज का रोल एक ही हो गया कि जैसे तैसे करके साम दाम दंड भेद सत्ता हासिल की जाए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मूलभूत सिद्धांतों से भटक गई हैं। तो इस प्रकार से देखो, आर्टिकल्स तो हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। ओयो वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, इसमें कौन कौन सी डायमेंशंस हमने ऐड की। यहां पे देखो सोशल नॉर्म्स और लॉ के बीच में फाइट है। ओयो का जो ये फैसला है कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा तभी रूम मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। तो ये देखो कई सारे
आर्टिकल्स का उल्लंघन है, खास करके आर्टिकल 21 का। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी आता है, ये प्राइवेट पार्टीज के अगेंस्ट भी इन्फोर्सेबल है। तो देखो, अगर होटल वाले प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप मांगेंगे तो ये तो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो गया ना। वैसे देखो, आर्टिकल 15 का सेक्शन 2, इसमें बोला गया है कि पब्लिक एक्सेस देने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अब इस आर्टिकल में ना डायरेक्टली मैरिटल रिलेशनशिप तो नहीं लिखा गया है, तो इसलिए देखो यहां पे ना क्लियर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज बनाने की आवश्यकता है। सोशल नॉर्म्स हमेशा सही नहीं होते। सोशल नॉर्म्स मेजॉरिटी कम्युनिटी पे आधारित होते हैं, तो सोशल नॉर्म्स को हमेशा मानेंगे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो नॉर्म्स हैं वो तो हमेशा दब जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किया था। फिर ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वाला। दो इश्यूज हैं इसमें। पहला तो लद्दाख रीजन में 2 काउंटीज बनाना, मतलब 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाना। फिर दूसरा, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सबसे बड़ा डैम बनाना। जो काउंटीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं चाइना के द्वारा, ये कार्टोग्राफिक एग्रेशन है। पहले मैप में उन रीजन्स को, डिस्प्यूटेड रीजन्स को अपने मैप में शो करो, उसके बाद में वहाँ पे सेटलमेंट इस्टेब्लिश करो ताकि अपना क्लेम किया जा सके उस रीजन पर। चाइना सिस्टमेटिक ढंग से ऐसा कर रहा है। दूसरा, फिर हमने ये भी डिस्कस किया, डैम बनाना तो इंडिया के लिए नुकसानदायक है। सिल्ट नहीं आएगा, नीचे पानी एकदम से छोड़ देगा चाइना कई बार, और कई बार छोड़ेगा नहीं तो नीचे पानी की दिक्कत हो जाएगी। तो ये दोनों इंडिया के लिए रेड फ्लैग हैं। साउथ ईस्ट एशिया में जो विभिन्न देश हैं वो चाइना के अगेंस्ट मिल के रणनीति बनाते हैं, जैसे मैकोंग रिवर कमीशन है, आसियान बॉडी है, वो भी चाइना के अगेंस्ट कोऑपरेट करती हैं आपस में। बट देखो, साउथ एशिया में जहाँ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट नेपाल और भूटान के साथ में भी है, यहाँ पे विभिन्न देशों के बीच में कोऑपरेशन नहीं देखने को मिलता। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो चाइना और बाकी देशों के बीच में पावर एसिमेट्री है बहुत ज़्यादा। दूसरा, ये नेपाल भूटान जैसे जो देश हैं, खास करके नेपाल, बांग्लादेश, ये इंडिया से भी इनसिक्योर रहते हैं। तो ये दिक्कत है। साउथ ईस्ट एशिया में दिक्कत ये नहीं है, वहाँ पे सारे देश बराबर से हैं। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल बराबर हैं, जैसे इंडोनेशिया रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं एक तरफ इंडिया जैसा देश, बाकी सारे नीनू से छोटे छोटे देश, ऐसा नहीं है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।